हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। प्रीवियस वीडियो मैंने कल ही अपलोड की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की है तो भाई सभी जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 करके सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। क्लियर सभी को? और अभी अगर कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो भाई लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। ठीक है। हाँ, दो जो सब्जेक्ट है आपके उसका मैं सिलेबस कवर करा चुकी हूँ ऑलरेडी। बाल विकास और शिक्षण अधिगम, सॉरी कंप्यूटर। ठीक है, बाल विकास और कंप्यूटर का सिलेबस आपका हो चुका है कंप्लीट, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। 70 तक के क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। कल ही जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें 70 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है भाई, आज हम करेंगे 71 से स्टार्ट। तो देखो हमारा क्वेश्चन है कि प्रमुख उपनिषदों का वर्णन कीजिए। मेन जो हमारे उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? कुछ तो ऋग्वेदीय है, कुछ सामवेदीय, कुछ यजुर्वेदीय और कुछ अथर्ववेदीय। अब बात करते हैं, फर्स्ट है हमारा ईशावास्योपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। इसमें दर्शन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कर्म करने की भी ज़रूरत होती है। अधिकांश भारतीय दर्शन में इस विचारधारा की प्रधानता है। ये जो है ईशावास्योपनिषद, ये मानता है कि आपको कर्म करने की ज़रूरत होती है। क्लियर? अब बात आती है केनोपनिषद की। ये कहता है कि ब्रह्मा की महिमा, इस चीज़ की व्याख्या इस उपनिषद के अंतर्गत की गई है। ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है और स्वयं प्रकाशमान तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है केठोपनिषद। इसमें यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद है और ये जो संवाद है बहुत ही रोचक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आत्मज्ञान का विवेचन एवं महिमा और मायावी विषयों की निष्कृष्टता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर प्रश्नोपनिषद। तो इसमें गुरु शिष्य की श्रृंखला है। ठीक है, सत्यकाम, सुकेशी, विदर्भी और कबंधी एवं कौत्सल्य आदि समीधा सहित पिप्पलवाद ऋषि के निकट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते हैं। ठीक है, हाँ, गुरु शिष्य की बात इसमें बताई गई है, मेन तो यही है। नेक्स्ट है फिर मुंडक उपनिषद। इस उपनिषद को हम मुंडक भी बोलते हैं और इसके मंत्रों में सप्रपंच ब्रह्म का रोचक ढंग से वर्णन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला है हमारा अहिंसा। देखो, जैन धर्म के अनुसार किसी भी जीव को 3 योग और 3 कारण से हिंसा न करना अहिंसा है। 3 योग अर्थात मन, वचन, कर्म, और तीन करण होते हैं, कारण अर्थात करना, करवाना और अनुमोदन करना। अहिंसा के पालन से मनुष्य में निर्भयता, वीरता, वात्सल्यता, क्षमा, दया आदि की आत्मिक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और पार्श्विक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो जैन धर्म का जो अहिंसा वाला जो ये तत्व है, ये 3 योग और 3 कारणों से मिलके बना है। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं अहिंसा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर सत्य। सत्य होता है मन, वचन, शरीर से मिथ्या आचरण का परित्याग करना और असत्य का त्याग करना और यथाश्रुत वस्तु के स्वरूप का कथन सत्य कहलाता है। सत्य वह होता है जो अर्थ से भूतार्थ सद्भूत अर्थ वाला हो, यथार्थ हो, मधुर हो। यथार्थ मतलब जो वास्तविक चीज़ें हो वही सत्य होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर अस्त्य। अस्त्य क्या होता है? अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। क्लियर? हाँ, चोरी ना करना, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण ना करना।
ठीक है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वो एक दूसरे की चीज़ बिना पूछे ले लेते हैं या उसे यूज़ करने लगते हैं, तो ये भी अस्तेय के अंतर्गत आता है। इसका सर्वथा परित्याग करना क्या है, अस्तेय है। आपको ऐसा नहीं करना है, ना किसी के सामान की चोरी करनी है। जैन धर्म के अनुसार धन संपत्ति का अपहरण मनुष्य के बाह्य जीवन का अपहरण है, और मन वचन और कर्म से चोरी ना करना, चोरी ना करवाना, चोरी करने वालों का अनुमोदन ना करना ही अस्तेय महाव्रत है। ठीक है। खुद चोरी नहीं करनी है, ना ही किसी से चोरी करवाने का काम करना है। दूसरी चीज़, जो चोरी करता है उन लोगों के संपर्क में भी आप लोगों को नहीं रहना है, तो तभी कहलाएगा कि आप लोग अस्तेय का पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर ब्रह्मचर्य। देखो इसमें क्या होता है, ब्रह्मचारी भी आपने सुने होंगे, वो होते हैं जो काम वासना से दूर रहते हैं। ठीक है। अभी तो वो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हैं। जैन धर्म के अनुसार तपस्याओं में सबसे उत्तम जो तप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रह्मचर्य है। ठीक है भाई। स्मरण शक्ति, बौद्धिक प्रतिभा, दोनों शक्तियाँ ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं, और ब्रह्मचर्य से ही मन वचन और कर्म की पवित्रता रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर अपरिग्रह। संसार के समस्त विषयों के प्रति राग और ममता का परित्याग कर देना चाहिए। जो भी मोह माया है उसको क्या करना है, त्याग करना है उसका। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना है। अब देखो ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि उनके पास काफ़ी कुछ होते हुए भी वो बहुत सारी चीज़ों का संचय करना चाहते हैं। अगर इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर फोकस करेगा कि बस मेरे लिए इतना इनफ है, तो शायद वो दुखी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन रियल लाइफ में कोई ऐसा नहीं करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, और इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, महात्मा बुद्ध। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के पास में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया। आर्य सत्य का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य। ठीक है। क्या मतलब है आर्य सत्य का अर्थ, श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत नहीं सिद्ध किया जा सकता। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोधम और दुख निरोध मार्ग। अब देखो सबसे पहला दुख क्या है, कि बुद्ध ने ये कहा है कि सर्वम दुखम, अर्थात दुख, सब कुछ दुख में है। बुद्ध का कहना है कि जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग भी दुख में है और मृत्यु भी दुख में है। बिल्कुल। अप्रिय से संयोग भी दुख में है। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते नहीं हैं और उससे आपकी शादी हो जाए तो वो भी क्या है, एक दुख में संयोग है। ठीक है। प्रिय से वियोग, जिसको आप चाहते हैं उससे आपका वियोग हो जाए तो भी क्या है, दुख में है। इच्छित वस्तु को ना पाना भी दुख में है। महात्मा बुद्ध का ये मानना है कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सुख को प्राप्त करने में कष्ट है। बिल्कुल सही बात है। और यदि सुख प्राप्त हो जाए तो उसके जाने का भय बना रहता है, उसका डर रहता है कि भाई ये वस्तु या ये कोई पर्टिकुलर जो मेरे पास चीज़ है वो चली ना जाए, वह भी दुख है। सुख और दुख में कोई अंतर उन्होंने नहीं माना है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई है, दुख समुदय। यह विश्व जो है वो दुख में ही नहीं बल्कि उसका कारण भी है। उन्होंने कहा कि दुख का कारण भी है। कोई वस्तु या घटना बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। बुद्ध का मानना है कि दुख भी एक घटना है, दुख का भी कारण है। इसलिए उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीतीय समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से किया है। ठीक है। मेन चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है। दुख समुदय का मतलब होता है बुद्ध के अनुसार कि जो हमारा विश्व है वो दुख में ही नहीं बल्कि उसका एक कारण भी है। ठीक है। कोई भी वस्तु या घटना जो है वो बिना कारण के नहीं हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है फिर तीसरा है दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने ये बताया है कि दुख निरोध या निर्वाण, दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। ठीक है। यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का अंत भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य की उत्पत्ति क्यों होगी। बिल्कुल। जब दुख का अंत हो जाता है तब उस अवस्था को दुख निरोध या निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। ये जो निर्वाण वर्ड आया है ना, एक चीज़ आप बिल्कुल फोकस करके इसे चाहे तो कॉपी पे नोट कर लो, चाहे अपने माइंड में रख लो, याद रख लो आप लोग। निर्वाण का मतलब भी मोक्ष ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ है हमारा दुख निरोध मार्ग। चौथा उन्होंने बताया है कि दुख निरोध का उपाय है। ठीक। क्लियर।
जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का मार्ग है, इस पर चलने से निर्वाण की प्राप्ति होती है और इस मार्ग को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? और जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल आप सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बहुत सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? अगर अति लघु उत्तरीय में आता है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बता देती हूँ मैं, फिर आपको इतना ही लिखना है, इतना इनफ है। क्लियर? नेक्स्ट है फिर, अंतरिक्ष में कई आकाश गंगाएँ होती हैं और जो सबसे फेमस आकाश गंगा है वो होती है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे जो है वो हमारी आकाश गंगा में, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाश गंगा में कई सारे सौरमंडल हैं। अब आगे इसमें देखो क्या लिखा है कि सूर्य और इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्का, धूमकेतु को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, इसमें 8 ग्रह होते हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके तहत वही चमकदार खगोलीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका द्रव्यमान इतना है कि ये बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगभग गोल आकार के हैं, साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा ये नहीं लांघते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 अगस्त 2006 को ये चेंज हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ वही ग्रह की श्रेणी में गिने जाएंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ है, साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को नहीं लांघते हैं। यम जो है प्लूटो, उसको उसकी जो कक्षा है सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है और ये हमेशा वरुण की कक्षा को काटती है। तो इसी आधार पर क्या हुआ है, प्लूटो को ग्रहों की जमात से या ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? हाँ, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बहुत बार पुटअप किया जाता है, क्योंकि जो हाल ही में कुछ चेंज होते हैं, कुछ ही सालों पहले ये चेंज हुआ है, वैसे तो कई साल हो गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप किया जाता है कि अब हमारे सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने ग्रह रह गए हैं? 8। पहले 9 हुआ करते थे। अब कौन से, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कौन से ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो वो कौन सा ग्रह है? कौन सा है? यम। ठीक है, और किस वजह से किया गया है उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप लोग आई होप कि अटेम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? अब देखो जो ग्रहों का नया क्रम है वो ये है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 75। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे और वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम प्रचलित थे? देखो भाई, सबसे पहले तो सभी बच्चे ये बात सुन लो कि आपका जो ये SST का पेपर है, बाल विकास का और अधिगम का, ये जो तीनों पेपर हैं आपके 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 50 मार्क्स का मतलब है कि आप यहाँ पर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके ये, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। उसमें आपको कितना है, बस 25 मार्क्स का, बाकी ये आपका होता है कितना, 50 मार्क्स का। तो आप इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। क्लियर? इन तीनों सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और अगर मैं आपको बताऊँ टेट और CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो कि आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम है, आपको चारों सेमेस्टर में बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। उसमें से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे सब्जेक्ट आते हैं स्टेट में भी, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट तो बच्चों ने फिर भी पढ़ लिए होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए जो CDP है हमारा बाल विकास और शिक्षण अधिगम है, ये नया सब्जेक्ट होता है उनके लिए। ठीक है, तो इन पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है।
वैसे तो आप अगर चारों सेमेस्टर में बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे तो आपका टेट वगैरह आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो देखो, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे, ठीक है। और आर्यों की इस आश्रम व्यवस्था की जो जर्मन विद्वान थे ड्यूसन, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। किस चीज़ की प्रशंसा की? आर्यों की आश्रम व्यवस्था की। अब इस व्यवस्था में मनुष्य की निर्धारित आयु के 100 वर्षों को 4 भागों में बांटकर 4 आश्रम निर्धारित किए गए, ठीक है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जो मनुष्य की जो आयु है 100 साल की, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखो कैसे कैसे। सबसे पहला तो आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये हमारे शुरू के 25 साल तक का होता है। इसमें व्यक्ति ब्रह्मचारी रहकर गुरुकुल में आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सेकंड है फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करके व्यक्तिगत आनंद लेते हुए 50 वर्ष की आयु तक परिवार में रहता है और अपने वंश की वृद्धि करता है। क्लियर यहाँ तक सभी को भाई? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। देखो वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? ये 51 से लेके 75 साल तक की आयु तक का होता है, ठीक है। गृहस्थ का भार होता है ये इसमें। अब इसमें क्या होता है? गृहस्थ का भार व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों को, उत्तराधिकारी कौन होते हैं? जैसे आपके फादर हैं तो अब आपके उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे? आपके ब्रदर होंगे, ठीक है। तो उनको अपना उत्तराधिकारी मान के वो कहाँ चले जाते हैं? नेक्स्ट वाले आश्रम में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से संन्यास आश्रम में वो प्रवेश करने का प्रशिक्षण लेते हैं। अब आ जाता है संन्यास आश्रम। ये 75 वर्ष की आयु के बाद होता है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण सन्यासी बनकर जीवन के बचे हुए दिनों को वन में गुजारता है और कंद मूल फल वगैरह खाकर परमात्मा का चिंतन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये बात हुई वैदिक सभ्यता के आश्रमों की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 76 है अर्थशास्त्र क्या है, इसकी जनक कौन है? अब देखो, सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और अर्थशास्त्र इन्हीं सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का, इकोनॉमिकल कंडीशन का, फाइनेंशियल कंडीशन का। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ ज़रूरतें होती हैं, चाहे वह मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा हो या पशु पक्षी। अपनी भूख शांत करने के लिए करते हैं वो ये सभी को आहार की आवश्यकता होती है, परंतु इन सब में मानव में अधिक मानसिक प्रगति की है। सबसे ज़्यादा प्रगति प्रोग्रेस किसने की है? मानव ने की है। मनुष्य अपनी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति विचारणा और चिंतन द्वारा करता है। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक समस्या क्या है? देखो, आर्थिक समस्या क्या होती है? मनुष्य के जीवन में समय समय पर बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। इसमें से कुछ आर्थिक होती हैं, कुछ अनार्थिक होती हैं। आर्थिक समस्या 2 प्रकार की होती हैं, 2 तरह की विशेषताएं होती है आर्थिक समस्याओं की। सबसे पहली देख लेते हैं। सबसे पहली जो सर्वप्रथम विशेषता ये है कि हम सब मनुष्य की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ऑल ऑफ अस वी फील्स वांट्स। क्लियर? नेक्स्ट है फिर दूसरी विशेषता ये है कि जिन साधनों से हम अपनी ज़रूरतें पूर्ण करते हैं वो सीमित होती हैं, है ना। जो भी रिसोर्सेज है जिनसे हमारी ज़रूरतें पूर्ण होती हैं वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है फिर साधनों के सीमित ना होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न कार्य करता है। इन सभी कार्यों के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको आर्थिक समस्याएं बोला जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप सभी को मालूम है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 तरह के कार्य करता है। एक तो वो कि जो धन कमाने से संबंधित होता है, दूसरा क्या होता है? जो अर्जित धन को ज़रूरतों की पूर्ति पर व्यय करने। जैसे कि सपोज दैट किसी के पास पहले से कोई ज़मीन है, पैसा है, तो वो उसको क्या करता है? खर्च करता है। अर्थशास्त्र इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र उन कार्यों का अध्ययन करता है जिसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव है। और अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। क्लियर? एडम स्मिथ हैं। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कई बार। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 77। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था और हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ मिला है, वर्णन कीजिए। तो प्रमुख बंदरगाह कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, लोथल। ठीक है। नेक्स्ट है फिर मोहनजोदड़ो खुदाई में जो सबसे विचित्र वस्तु मिली है वो है सार्वजनिक स्नानागार। संपूर्ण स्नानागार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर है, बीच में 25 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 24 मीटर गहरा जलाशय बना हुआ है, एज लाइक अ पॉन्ड। क्लियर। और उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे और बरामदे हैं। पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। फर्श पक्की ईंटों का है। दीवार चूने से इतनी सफाई से जोड़ी गई है कि उन पर पानी का प्रभाव नहीं हो सकता है। एक कोने पर लगभग 2 मीटर ऊंची तथा मोटी है और जिनके द्वारा जलाशय भरा और खाली किया जाता रहा होगा। जलाशय के तीनों ओर बरामदे हैं और कमरे हैं। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, 6 गेट हैं आने जाने के लिए। नेक्स्ट है फिर क्लियर यहाँ तक भी सभी को। अगर सभी को क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि सभी के हेल्प हो सके। ये आपकी राजन की सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। क्लियर भाई यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत ऋतु को समझाइए। अब देखो ग्रीष्म और शीत ऋतु ये वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं पिछले अभी जो है किसी प्रीवियस वीडियो में मुझे याद आ रहा है मैं आपको ये क्वेश्चन कवर करा चुकी हूँ। क्लियर। हाँ, अगर किसी भी बच्चे ने वो प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की है तो वॉच कर लेना। देख लेते हैं इसमें भी। हमारे देश में जो सामान्यतः ऋतु होती है शीत ऋतु, वो नवंबर से लेकर मध्य मार्च तक रहती है। इस समय सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम पाया जाता है। इस ऋतु में देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में तापमान कम पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तर भारत का औसत तापमान जो होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि दक्षिण भारत में औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। उच्च पर्वतीय भागों पर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुँच जाता है। इस ऋतु में संपूर्ण उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है। रात में पाला, सुबह घना कोहरा रहता है। पहाड़ी घाटियों में हिमपात भी होता है। इस ऋतु में उत्तरी और दक्षिणी भारत में दैनिक तापांतर के वितरण में काफ़ी विषमता पाई जाती है। देखो जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। 2 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है। और 1 दिन में आपके 3 पेपर होते हैं। ठीक है। हाँ, 1 दिन में 3 पेपर होते हैं आपके और मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 2 मार्क्स के लिए आपको इतना सारा नहीं लिखना है। जो मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ वो लाइनें आपको लिखनी है। एक तो आपको यहाँ तक लिखना है, दूसरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर शीत ऋतु में उत्तरी भारत के तापमान कम होने के कारण उत्तरी मैदानी भागों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि मकर रेखा के समीप हिंद महासागर पर न्यून वायुदाब होता है। ये हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। एक आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है। इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इन हवाओं की उत्पत्ति स्थलीय भागों से होने के कारण इन हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है, परंतु ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करके तमिलनाडु के तटीय भागों पर पहुँचती हैं और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर देती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। स्वच्छ आकाश, न्यून तापमान, आर्द्रता और उत्तर से प्रभावित होने वाली शीतल मंद समीर मतलब हवा। ठीक है, इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्लियर सभी को। वैसे तो देखो इसमें लिखा काफ़ी सारा है, लेकिन आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको 5 से 6 लाइन के अंदर अपना आंसर करना है कंप्लीट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ग्रह क्या है, ग्रहों का क्रम बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रहों का क्वेश्चन वैसे हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं पढ़ के, ताकि आप लोगों का एक रिवीजन होता रहे। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है। और वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है
पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती रहती है। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं ग्रह। जो सूर्य के चारों परिक्रमा करता हो, एक तो वो ग्रह होगा। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोलाकार स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अर्थात उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। तो ग्रहों की उपयुक्त जो परिभाषा है वो INU ने कब दी थी? अगस्त 2006 में तय की गई थी, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में, अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया है। क्लियर? तो ग्रहों की परिभाषा के आधार पर जो यम है उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है और अब 9 से घटकर कितने ग्रह रह गए हैं? 8 रह गए हैं। और वो जो 8 ग्रह हैं उसमें से 5 को नग्न आँखों से, नेकेड आई से, विदाउट माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। अब जो ग्रहों के अनुसार आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है घटते क्रम में वो किस तरीके से है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस क्रम में आप ग्रहों की संख्या बताइए। तो आपको लिखना है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। वैसे अगर इसको बढ़ते क्रम में बोला जाए तो आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। क्लियर? यहाँ तक सभी को सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर मार्क कर लेना। देखो जहाँ जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, पॉइंट बताती हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको साथ साथ आप लोग हाईलाइट करते चलिए और उसको बार बार रिवीजन लगाइए, तभी जाके आपके माइंड में चीज़ें स्टेबल होंगी। एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 क्वेश्चन। अब देखो घनत्व के आधार पर भी दिया है, बढ़ते क्रम में भी दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट है फिर दिशाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखो दिशाएं क्या होती है? डायरेक्शंस। दिशाएं वास्तुशास्त्र में दिशाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक इमारत की रचना बनाने के लिए दिशाओं का सही ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई अपना घर भी बनाता है तो उसे, जिस भी कंस्ट्रक्टर को आप बुलाते हैं, तो उसको सही ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का। पुराने समय में लोगों को प्रति मिनट दिशाओं की जांच करने की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो सूर्य की छाया देखने के लिए प्रयोग की जाती है। आधुनिक तकनीकी दुनिया में चुंबकीय कंपास दिशाओं की जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा चुंबकीय कंपास आपके फ़ोन में भी होता है, एक तरह की वो जो टाइमर सा होता है, उसकी सुई इधर घूम जाती है, हम जिस डायरेक्शन में होते हैं, है ना, चेक करना अपने फ़ोन में। नेक्स्ट है फिर प्रारंभ में केवल 8 दिशाएं उपलब्ध थी, परंतु कंपास द्वारा जांच करने के बाद 10 दिशाएं ज्ञात की गई। कंपास की कुल त्रिज्या जो है वो 360 डिग्री की होती है। प्रत्येक दिशा की 45 डिग्री पर जांच की जाती है। ये तो बात हुई दिशाओं की। ठीक है, और दिशाएं मुख्यतः 4 मानी जाती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस तरीके से इधर हमारा पूर्व होता है, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर होता है नीचे दक्षिण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप देखो पूर्व डायरेक्शन का बताया है, पूर्व डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, आप इसमें थोड़ा काट काट के लिखेंगे। जो लाइनें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या क्या लिखना है आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक तो आप ये बता देंगे कि वे दिशाएँ पूछा है ना, तो दिशाओं के बारे में आप बताएंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये बताएंगे आप ये वाली लाइन। क्लियर? फिर आप बताएंगे ये और ये चारों जो हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे नीचे। तो पूर्व दिशा क्या होती है? इस दिशा में प्रमुख देवता इंद्र का वास माना जाता है। वर्षा जो है इंद्र देवता के, या फिर इंद्र देवता किसके स्वामी हैं? वर्षा के। ठीक है, वर्षा किस वजह से होती है? इंद्र देवता के। हिंदू देवता संपूर्ण समृद्धि, उत्सव और शक्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। मैनिपुलेशन में इंद्र देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस दिशा के प्रतिनिधि भगवान सूर्य भी हैं। सूर्य जीवन, वनस्पति आदि में वृद्धि करते हैं। उत्तर दिशा के पश्चात पूर्व दिशा को भी प्रकाश युक्त और स्वच्छ रखना चाहिए। इस दिशा की तरफ भारी दीवारें, वेंटिलेशन, दरवाजे, खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? आपको ये एक्स्ट्रा देखो कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है कि जो हमारी उत्तर दिशा है, एक तो आपको वो क्या रखनी है? स्वच्छ और साफ़ रखनी है। अगर किसी के घर में गंदा पड़ा है ईस्ट डायरेक्शन में तो उसको भी साफ़ कर लेना।
दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि उस डायरेक्शन में आपको दरवाजे, खिड़की, भारी खिड़कियाँ वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि जीवन में स्थिरता प्रदान करता है जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। इस दिशा में शौचालय और दुकान बनवाना भी एक बिल्कुल वास्तु का अपराध है। आपने देखा होगा बाथरूम वगैरह जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में कभी नहीं बनवाए जाते हैं। ठीक है, जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं उनको ये जानकारी बिल्कुल पूरे प्रॉपर तरीके से बता दी जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम दिशा। अब देखो पश्चिम दिशा क्या होती है। अब इसमें पश्चिम की बात करें तो पश्चिम दिशा को जीवन में स्थिरता के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए? स्थिरता। इस दिशा के स्वामी कौन है? वरुण। भाग्य और प्रसिद्धि के देवता होते हैं। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा पेट के निचले हिस्से जननांगों के कब्जे में रहती है। ठीक है, यह दिशा प्रवेश हेतु अच्छी नहीं मानी जाती। यह आय के स्रोतों को क्या करती है? कम करती है। नेक्स्ट है फिर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। उत्तर दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। इस दिशा के स्वामी कुबेर होते हैं, हिंदू देवता जो धन और समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। इस दिशा को धन और कैरियर की दिशा कहा जाता है। इस दिशा के ग्रह कौन है? बुध है। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर दक्षिण दिशा या साउथ डायरेक्शन। दक्षिण दिशा जो है वो अशुभ मानी जाती है। दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। अगर किसी के भी घर का जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण में है तो बिल्कुल गलत माना जाता है। इस दिशा के स्वामी जो है वो यम है। यम एक हिंदू देवता है जो मृत्यु के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण दिशा में प्रवेश करना मृत्यु के समान अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। दक्षिण दिशा के स्वामी न्याय और कानून संबंधी मामलों के प्रभारी भी है। यदि कोई दक्षिण दोष से ग्रस्त है तो वह अन्याय और कानूनी मुद्दों के लिए तैयार रहे। देखो जो हमारी साउथ डायरेक्शन होती है ना, ये तो होती है हमारी ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो ये जो साउथ डायरेक्शन है ये अशुभ मानी जाती है। आपने सुना भी होगा अपने घर में कि दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, है ना, अशुभ माना जाता है वो। ठीक है, हाँ, अगर आप चेक करना, अगर आप लोग कभी भी दक्षिण में करके सोते हैं पैरों को अपने, दक्षिण की तरफ आपके पैर कभी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको चेंज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो अभी बात हुई है 4 मेन डायरेक्शंस की, लेकिन वैसे जो हमारी बताई हैं 8 डायरेक्शन बताई हैं। क्लियर। अभी बात रह रही है दक्षिण की ही चल रही है यहाँ पर। देखो और क्या कहा है दक्षिण के बारे में कि यह आध्यात्मिक विकास प्रदान करता है। यह दशा विद्वान छात्रों के लिए अच्छी दिशा मानी जाती है और ये बहुत पवित्र और संवेदनशील दिशा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 60% व्यक्ति उत्तर पूर्वी दिशा में झूठ बोलते हैं। यह दिशा व्यापार को नष्ट कर देती है। इस दिशा में अग्नि तत्व का निर्माण एक बड़ी दुर्घटना को जन्म देता है। ये कौन सी दिशा की बात की है हमने? पूर्वोत्तर दिशा की। ठीक है, दक्षिण की तो हम बात कर चुके थे। क्लियर भाई यहाँ तक? देखो मैंने आपको अभी गलत बता दिया था, दक्षिण की बात नहीं चल रही थी, हमारी चल रही थी पूर्वी दिशा की। बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना। पूर्वी दिशा की बात चल रही है कि इस दिशा में हिंदू के सर्वोच्च देवता भगवान शिव हैं और बृहस्पति इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात हो गई हमारी, अब बात चलेगी दक्षिण पूर्व दिशा की। तो देखो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्वी दिशा प्रकृति की बहुत ही संवेदनशील दिशा होती है। दक्षिण पूर्व के देवता अग्निदेव हैं। इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है और यह भगवान सूर्य का प्रमुख स्थल है। दक्षिण पूर्व दिशा हमेशा आग से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित की जाती है। नेक्स्ट है फिर दक्षिण पश्चिम। इसके जो यह दिशा जो है वो नेतृत्व के नाम से जानी जाती है। यह दिशा अग्निदेव के द्वारा नियंत्रित होती है। इसका प्रतिनिधि ग्रह है राहु नामक राक्षस। आपने सुना भी होगा जो राहु ग्रह होता है अगर किसी का भारी होता है तो उसका टाइम उस टाइम खराब चल रहा होता है काफ़ी। भूखंड के रूप में मजबूत दिशा है और दक्षिण पश्चिम का सही उपयोग एवं मजबूत और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। यह दिशा धन, स्वास्थ्य और जीवन में समृद्धि देने वाला होता है। और अगर किसी का राहु कमज़ोर है तो वो धन से भी दुखी रहता है, अपने शरीर से भी दुखी रहता है, जीवन में उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट है फिर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वो वायुदेव हैं जो कि हिंदू देवता है। इसमें पवन तत्व प्रभावित होता है। इस दिशा का जो ग्रह है वो चंद्रमा है जो हवा तत्व द्वारा संचालित होता है। यहाँ तक क्लियर सभी को?
यहाँ तक भी क्लियर है सभी को? फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव में, मुझे पता तो चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो फिर मैं आपको डायरेक्शन का एक चार्ट भी बता देती हूँ। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको गेन हो जाते हैं। देखो, आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया था अभी, इधर हमारी होती है पूर्व डायरेक्शन, इधर होती है पश्चिम और इधर होती है उत्तर, देन यहाँ पे होती है दक्षिण। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से खींच दें तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी उत्तर और पूर्व के बीच में है ना ये, तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ ये, तो ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम और ये वाली हमारी डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखो हमारा सिलेबस होने वाला है आज कंप्लीट। ठीक है, बस हमारे 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। देखो नगरीकरण क्या होता है, तो नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण जो है वो नगर से ही निर्मित हुआ है। नगरीकरण ग्रामों यानी गाँव के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्लियर? क्लियर यहाँ तक सभी को भाई? अब देखो नगरीकरण का मतलब होता है यहाँ लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं, अर्थात लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने। नगरीकरण का मतलब ही क्या होता है, शहरी। ठीक है, जिससे शहरों का विकास, प्रसार और वृद्धि होती है। नगरीय जीवन जीने की विधि को ही नगरीयता या नगरवाद कहा जाता है। नगरवाद अर्बनाइजेशन होता है, केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि गाँव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। इसका आशय यह है कि ग्रामीण व्यक्ति भी ग्रामीण व्यवसाय आदतों को त्यागते नहीं हैं, नगरीय हो सकते हैं यदि वे नगरीय जीवन शैली, मनोव्यवहार और मूल व्यवहार दृष्टिकोण को अपना लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति है थोड़ा कह दो कि कस्बे टाइप में या किसी गांव में ही रहता है, शहर से जुड़े हुए किसी गांव में, और उनका सारा रहन सहन जो है वो शहर जैसा है बिल्कुल, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, नगरीय ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। ग्रामीण लोग देश के विभिन्न देशों में स्थित कारखानों में काम करने लगे। फलस्वरूप महानगरीय नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। आज देश में 7,933 कस्बे, 55 महानगर हैं और इसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यही नहीं बल्कि नगरीय संस्कृति गाँवों में भी फैल रही है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया ने यहाँ के समाज और जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों समस्याओं को भी पनपने का मौका मिला है। शहरी इलाके कई प्रकार के हो सकते हैं, कहीं समय समय पर लगने वाले बाज़ार होते हैं तो कहीं स्थायी रूप से बाज़ार होते हैं, देखा भी होगा आपने, है ना। और कहीं पे क्या होता है, दूसरी ओर छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाज़ार के क्या होते हैं, बाजार के साथ साथ कानून, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। शहर के आकार जटिलता में बहुत अंतर होता है। राजनीतिक प्राधिकरण का केंद्र प्राय बड़े शहरी होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक पदाधिकारियों को प्रश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के नगर भी हो सकते हैं जहाँ से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जा सकता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। क्लियर? शहर का तो आप लोगों को पता ही है, जो कस्बे टाइप होते हैं उनको भी शहर के अंदर ही गिन लिया जाता है, लेकिन बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं। कहीं पे क्या होता है, परमानेंटली मार्केट होती है, कहीं पर कभी कभी बाजार भरता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। भारत के प्रमुख रेल मार्गों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो भारत के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं, भारतीय रेल एक समृद्ध और व्यापक स्तर का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है, ठीक है, जिसका संचालन केंद्र सरकार के हाथ में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके हाथ में होता है इसका जो संचालन होता है। प्रबंधन और सुधार की दृष्टि से सरकार ने 1966 ईस्वी में रेल मार्गों को 9 मंडलों में विभाजित किया। वर्तमान में इनकी संख्या 18 हो गई है। ठीक है, रेल मार्गों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 18। सबसे पहला है हमारा उत्तरी रेलवे। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में की गई थी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है
जिसकी लंबाई 10,977 रूट किलोमीटर है, जिनमें से 884 रूट किलोमीटर विद्युतीकृत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह रेल मार्ग पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन तक जाता है। उत्तर में जर्म से लेकर दक्षिण में तुगलकाबाद दिल्ली तक विस्तृत है। बात आती है उत्तर पूर्वी रेलवे की। यह रेलवे जो है वो असम, उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में अपना विस्तार रखता है। क्लियर सभी को। और इसकी जो लंबाई है 5,163 रूट किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय है गोरखपुर में। इस रेल मार्ग द्वारा कृषि उपजे और खनिज पदार्थ अधिक ढोए जाते हैं। ठीक है। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काशी, प्रयाग, मथुरा इसी मार्ग पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रेल मार्ग है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। यह रेल मार्ग बिहार के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों से होकर जाता है। यद्यपि यह उत्तरी रेल मार्ग का ही एक अंग है, परंतु सुरक्षा प्रशासन की दृष्टि से इसे अलग कर दिया गया है। इसकी लंबाई 3,763 रूट किलोमीटर है। इसका प्रधान जो कार्यालय है वो मालीगांव, गुवाहाटी में है। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो देखो भाई, आज हमारा सिलेबस हो गया है कंप्लीट। ठीक है। एक इस छोटे से इमोजी के साथ आप सभी बच्चे भी लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। अभी हमारा इसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैं कुछ पेपर्स भी अपलोड करूँगी बाद में, जैसे कि अभी बाल विकास का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा SST का भी सिलेबस हो गया है कंप्लीट। ठीक है। हाँ, तो 3 सब्जेक्ट हमारे पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तीनों के मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी अपलोड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल रहेंगी। चलिए फिर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।